हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 14 को। हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि ये चैप्टर अच्छे से आपका क्लियर हो सके। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, हम लोग वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल क्या है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज के फ्लो होने का जो दर है किसी भी कंडक्टर से, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है ये भी हम लोग पढ़े थे कि वैसे सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देते हैं, अपने से होकर के गुजरने देते हैं, उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके साथ हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट एम्पियर है। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग का चैप्टर शुरू होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो हम लोगों को यहाँ पर बता रहा है कि बल्ब, ट्यूबलाइट, डोरबेल्स, टेलीविज़न, गीजर्स, हीटर्स आदि आदि जो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है वो सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। ये डिवाइसेस जो हैं वो किस चीज़ पे काम करते हैं, तो वो एसी मेन पावर सप्लाई पे काम करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो टाइप में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग जान लेते हैं कि इसके टू टाइप्स हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। तो आप जानेंगे कि ये सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दिए गए हैं, ये सब एसी पे वर्क करते हैं। कह रहा है देयर आर सम डिवाइसेस, कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जैसे टॉर्च है, मोबाइल फ़ोन है, टॉयज है, ट्रांजिस्टर है, क्लॉक है। ये सब किस पे वर्क करते हैं, ये लोग बैटरी पे वर्क करते हैं। डैट मीन्स ये लोग डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं। हाउ एवर ऑल दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क when they are connected to an electric circuit। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तभी काम कर पाते हैं जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। आप आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि द होल कम्बिनेशन ऑफ ए सेल और बैटरी कनेक्टिंग वायर स्विच एंड द डिवाइसेस टू बी ऑपरेटेड फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बनाता है, क्या क्या चीज़ मिलकर के इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करता है। तो एक पूरे कम्बिनेशन जिसमें सेल हो या बैटरी हो, कनेक्टिंग वायर हो, स्विच हो, डिवाइस हो, या जिस चीज़ को भी आपको ऑपरेट करना है वो लगा हो, इन सब मिल करके इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लो करता है और उसी पाथ में वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि स्विच, जैसे कि कनेक्टिंग वायर, जैसे कि बैटरी, जैसे कि डिवाइसेस दैट यू आर गोइंग टू ऑपरेट। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझ लिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक क्लोज सर्किट होता है और एक ओपन सर्किट होता है। जब आप क्लोज सर्किट को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इसमें स्विच ऑन होता है, तब हम स्विच ऑफ होता है। जैसे कह रहा है देयर फोर करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल ऑल लॉन्ग द पाथ ऑफ ए सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स स्विच ऑन होता है। हाउएवर जब सर्किट बी में देखेंगे, नीचे आपको दिखाया गया है कि द स्विच इज ओपन एंड द करंट इज डज नॉट कंप्लीट। देयरफॉर इस टाइप के सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सर्किट कहेंगे, क्योंकि इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सर्किट ए है और ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है। सर्किट बी में आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेक है, इसका कारण ये हो रहा है कि बल्ब नहीं जल पा रहा है। लेकिन आप सर्किट ए में देखेंगे कि यहाँ पे सर्किट क्लोज है, मतलब स्विच ऑन है, जिसके कारण आप देखेंगे कि बल्ब जल रहा है। तो ये हमारा पहला स्लाइड था जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं है, वह पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उसी पाथ में वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में। ये सर्किट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्लोज हो सकता है और एक ओपन हो सकता है। जब आप क्लोज सर्किट को देखेंगे तो उसमें बल्ब जल रहा होता है क्योंकि स्विच आपका ऑन होता है। वहीं जब आप ओपन सर्किट को देखते हैं तो यहाँ पे स्विच ऑफ होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि सर्किट ब्रेक होता है। ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि स्विच ऑफ है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं
कि बहुत प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को दिखाए गए हैं और उनको सिंबल के जरिए हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो दर्शाने का काम किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सेल है, सेल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है। वहीं आप देख रहे हैं कि बैटरी है, बैटरी को किस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही यहाँ पर स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही स्विच ऑन है, इस स्विच ऑन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब है लेकिन ग्लो नहीं कर रहा है, इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं सिंपल वायर को आपको दिखाना है तो किस तरह से दर्शाएंगे, आप इस तरह से दर्शाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है बैटरी इज ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं, एक से ज़्यादा सेल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तब बैटरी का निर्माण होता है। कह रहा है इट इज़ ए डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। बैटरी वो उस प्रकार का यंत्र है जो अपने में केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स बैटरी के बारे में अगर डिफाइन करने के लिए कहे तो आप कह सकते हैं दो प्रकार से, एक तो वेरियस सेल्स का कम्बिनेशन है बैटरी, दूसरा आप कह सकते हैं बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है जिसको वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो सिंबल ऑफ बैटरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे आप देखेंगे कि एन इलेक्ट्रिक बैटरी क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो सेवरल आइडेंटिकल सेल को कंसिस्ट करता है जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे देखेंगे कि लाइक ए सेल ए बैटरी ऑल्सो हैज टू टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी में और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बैटरी कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव निगेटिव को कनेक्ट किया जाता है। आप एक साथ 3 बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव। तो इस प्रकार से वेरियस सेल को कनेक्ट करके बैटरी का निर्माण किया जाता है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए ब्लोन अप इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें एक ग्लास चेंबर होता है। वह ग्लास चेंबर किस चीज़ में फिटेड होता है, मेटालिक बेस में फिटेड होता है। और देयर इज ए फाइन टंगस्टन वायर कॉल्ड द फिलामेंट सपोर्ट्स बाय द टू थिक वायर। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब दिखलाया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में एक क्या आप देखते हैं, एक इवैक्यूएटेड ग्लास चेंबर देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये ग्लास चेंबर है। अब इस ग्लास चेंबर कहाँ पर फिटेड है, तो ये मेटालिक बेस में फिटेड है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक टंगस्टन वायर है जो 2 मेटल के साथ सपोर्टेड है। तो ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब आगे आप क्या देखेंगे, जब करंट को पास कराया जाता है इस फिलामेंट से जब करंट को पास कराया जाता है तो यह ग्लो करता है और लाइट देता है। केवल लाइट ही नहीं देता है, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। कह रहा है द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज। यह फिलामेंट क्यों जलता है, यह प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में कि यह फिलामेंट इसलिए जलता है क्योंकि यह गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद यह लाल हो जाता है। और गर्म क्यों होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है। और इससे भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह गर्म क्यों हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करने के बावजूद। तो आप आगे हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन करंट पास थ्रू अ वायर प्रोड्यूसेस हीट, इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जब किसी भी वायर से करंट को पास कराया जाता है तब जो हीट जनरेट होता है उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। You can feel the heat emitting from a glowing bulb by keeping your finger or hand near the bulb or of a torch। जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो आप उससे उत्पन्न होने वाली हीट को तब महसूस कर सकते हैं जब अपना हाथ उसके ऊपर या उसके नज़दीक ले जाते हैं। आगे कह रहा है यह जो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण किसी भी वायर से, वह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब फैक्टर क्या क्या है, तो पहला फैक्टर है मटेरियल ऑफ द वायर, वह तार किस मटेरियल से बना हुआ है। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई क्या है। तीसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ द वायर, तार की मोटाई क्या है। चौथा फैक्टर है अमाउंट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर, उस वायर से कितनी मात्रा में करंट फ्लो कर रही है। आगे हम लोग देखेंगे व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर द लेटर ट्राइज टू रेसिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, एक विरोधाभास बल है जो किसी भी वायर में पाया जाता है, किसी भी कंडक्टर में पाया जाता है। कह रहा है कि जब करंट फ्लो करने की कोशिश करता है किसी भी वायर से, अगर ये वायर है इससे करंट फ्लो करने का कोशिश करेगा तो जो विरोध किया जाएगा इस वायर के द्वारा करंट को रोकने का जो प्रयास किया जाएगा, इसी बल को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, इसी फोर्स को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं।
तो कि हर वायर में रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हर वायर में अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। कह रहा है हायर रेसिस्टेंस प्रोड्यूसेस मोर हीट। जिस वायर में ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उस वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए रेसिस्टेंस के आधार पर भी हम लोग क्वालिटी ऑफ मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंडक्टर डिसाइड कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी खास धातु से बना हुआ तार अच्छा है, किसी खास धातु से बना हुआ तार थोड़ा सा खराब है। इसी रेसिस्टेंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉपर वायर एल्युमिनियम वायर से ज़्यादा बेहतर होता है। कॉपर वायर इज फार बेटर दैन एल्युमिनियम वायर। कॉपर वायर इज फार बेटर दैन एल्युमिनियम वायर। किसके आधार पर कह सकते हैं? रेसिस्टेंस के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि कॉपर में एल्युमिनियम के कंपेरिजन में लेस रेसिस्टेंस होता है। तो किसी भी वायर में अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है दैट मीन्स वहाँ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगा। तो कह रहा है दी कनेक्टिंग वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट प्रोड्यूस एनी हीटिंग इफेक्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स दैट हैव लो रेसिस्टेंस वैल्यू। आपके घर में जो सर्किट में जो वायर दौड़ रहा है उन वायर्स को कम रेसिस्टेंस वाले तारों से बनाया जाता है। इसके कारण अच्छे से बिजली पास हो पा रहा है, नहीं तो बिजली अच्छे से पास नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होगा। कह रहा है लॉन्गर एंड थिनर वायर प्रोड्यूसेस मोर हीटिंग देन शॉर्टर एंड थिकर वायर्स। कह रहा है लंबा और पतला तार में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, किसके कंपेरिजन में? तो मोटे और छोटे तार के कंपेरिजन में। अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस। हम लोग कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ वायर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। अगर हम डायमीटर बढ़ा देते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस घट जाएगा, अगर हम डायमीटर घटा देते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे आप क्या देखेंगे? दिस इज द रीजन, यही कारण है, दिस इज द रीजन वाई द फिलामेंट वायर ऑफ ए बल्ब इज मेड अप ऑफ वेरी थिन एंड हेलिकल शेप्ड वायर। अब पतले वायर से क्यों बनाया जाता है बल्ब को? क्योंकि बल्ब में हमको हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है। अगर पतला तार होगा तभी ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, और ज़्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा तभी ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं हेलिकल मीन्स स्प्रिंग लाइक होता है फिलामेंट। स्प्रिंग लाइक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वायर के लेंथ को बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग इसको हेलिकल शेप देते हैं। किस केस में? इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में हमको हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग लेंथ ऑफ फिलामेंट वायर को लंबा रखते हैं। लंबा रखने के लिए उसको हेलिकल शेप कर देते हैं। दूसरा, हम लोग फिलामेंट के वायर का डायमीटर बहुत पतला रखते हैं, मीन्स हम लोग पतला वायर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि रेसिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमको हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करना है उस बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। आगे हम लोग देखेंगे द हीट प्रोड्यूस इन अ बल्ब इज नॉट डिजायरेबल बट इज अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हालांकि हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं उसमें, लेकिन हीट की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट के लिए जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं जलाते हैं। इसलिए हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज होता है। इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग लगातार शोध कर रहे थे, और शोध करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं एक नए नतीजे पर, जिसको हम लोग CFL बोलते हैं। CFL का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। आगे देखेंगे टेक्नोलॉजी में और सुधार किया जाता है, अब हम लोग LED बल्ब यूज करते हैं। कह रहा है CFLs आर लो एनर्जी बल्ब एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। यह कम एनर्जी लेता है और ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। द लॉन्गेविटी, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसके जो टिकने का दिन है या इसको फ्यूज करने का दिन है, वो भी आम इलेक्ट्रिक बल्ब जो पीला कलर का होता था उससे ज़्यादा है, 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा है ऑर्डिनरी बल्ब से। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, इमर्सन हीटर, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये वर्क करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। तो आपसे पूछेगा कि नेम सम डिवाइसेस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप इन्हीं में से कुछ का नाम डालेंगे। आगे चर्चा कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। कह रहा है कि यू नो दैट electrical appliances works on when electric current flows through them. If the value of current passing through them exceeds the prescribed current limit, then the unnecessary heating can damage the devices. कह रहा है कि आप जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर, मतलब बिना इलेक्ट्रिक करंट के ना आपका फ्रिज चलेगा ना आपका टेलीविज़न चलेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभार बिजली का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, बिजली का फ्लो आपके सर्किट में, आपके घर के सर्किट में ज़्यादा हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर करंट का वैल्यू अगर जो आपके सर्किट से होकर के पास कर रहा है, आपके घर के सर्किट से होकर के पास कर रहा है, उस सर्किट में अगर करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है लिमिट से, तो क्या होता है, अननेसेसरी हीटिंग जनरेट हो जाता है। उस अननेसेसरी हीटिंग के कारण क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, फ्रिज हैं, टेलीविज़न है, फ़ैन है, AC हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। इट मे कॉज
इलेक्ट्रिक फायर, इसके कारण आग लग सकती है जो बिजली के कारण उत्पन्न होती है, जो बहुत डेंजरस है। इसको किसी भी कीमत पर हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए एक सेफ्टी डिवाइस बनाया गया जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, विच इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट एक्सेसिव हीटिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। यह डिवाइस इसलिए बनाया गया है ताकि यह एक्सेसिव हीटिंग से बचा सके हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को जो हमारे घर में दौड़ रहा है, ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और जो आग लग जाता है ओवर हीट के कारण, उससे बचा जा सके। कह रहा है दिस डिवाइस इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। आगे कह रहा है ईच इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए मेटल वायर फिक्स्ड विथ 2 क्लैंप्स। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किस चीज़ कैसे बना होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो कह रहा है एक मेटल वायर होता है जो 2 क्लैंप में फिक्स होता है। यहाँ पर 2 क्लैंप होगा, इन 2 क्लैंप में ये मेटल वायर फिक्स है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। कह रहा है द फ्यूज वायर मेल्ट्स क्विकली व्हेन करेंट्स मोर देन ए स्पेसिफाइड वैल्यू पासेस थ्रू इट। जब करंट, जरूरत से ज़्यादा करंट इससे पास करने लगेगा, जब जरूरत से ज़्यादा करंट इससे पास करने लगेगा तो ये बीच का जो वायर है, फ्यूज वायर है, यह मेल्ट कर जाएगा, यह पिघल जाएगा, यह ब्रेक कर जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आपका सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ हो जाएंगे। क्यों सेफ हो जाएंगे, जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आपके रेस्ट जो सर्किट है इसके बाद जो दौड़ रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो सब सेफ हो जाएगा। कह रहा है दी सिंबल, कह रहा है फ्यूजेज आर कॉमनली फाउंड इनसाइड द इलेक्ट्रिक प्लग। इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर में जनरली पाया जाता है। कह रहा है दी सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ए फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब फ्यूज के को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो किस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है, तो इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज को शो करने के लिए। आगे कह रहा है दी फ्यूज वायर यूजुअली मेड अप ऑफ। अब फ्यूज वायर बना किस चीज़ से है, तो एलॉय से बना है। एलॉय क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिला करके जब हम कोई तीसरा धातु बनाते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, तो जो चीज़ हमको प्राप्त होता है, जो मटेरियल हमको मिलता है, उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय बनाते क्यों हैं, डिजायरेबल चेंजेज लाने के लिए। डिजायरेबल चेंज, जैसे अगर आप आयरन को देखेंगे तो पहले के ज़माने में आयरन का पॉट बना करता था। इसके कारण क्या होता था, वो डल कलर का होता था, जो भी खाना बनता था लाल कलर का होता था, रस्टिंग का संभावना होता था। तो इससे बचने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का निर्माण किए हैं। ये स्टेनलेस स्टील क्या है, ये भी एक प्रकार का एलॉय है जिसको हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिला करके बनाते हैं, जिसको आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अब स्टेनलेस स्टील में क्या खूबी आ गया, स्टेनलेस स्टील चमकदार हो गया, स्टेनलेस स्टील रस्ट फ्री हो गया, स्टेनलेस स्टील कुछ हल्का हो गया है। तो इस कारण इस तरह से हम देखते हैं कि एलॉय हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसी प्रकार से फ्यूज वायर भी एलॉय से बना हुआ है। किन किन 2 धातुओं को मिला के बना है, तो टीन और लेड को मिलाकर के हमारा एलॉय फ्यूज वायर बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूज वायर क्या चीज़ से बना हुआ है, तो आप बोलेंगे टीन और लेड से बना हुआ है। कह रहा दी मैक्सिमम करंट विच कैन पास थ्रू ए फ्यूज विदाउट डैमेजिंग इट इज यूजुअली मार्क्ड ऑन इट्स आउटर केस। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्यूज वायर एक्सीड्स द मार्क्ड करंट रीडिंग। अगर जितना ज़रूरत है करंट का, जितना लिमिटेड सप्लाई है, उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, ये वायर मेल्ट कर जाएगा और फ्यूज जल जाएगा, जिसके कारण सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका होल सर्किट जो घर में दौड़ रहा है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट, वो बच जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बच जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ये फ्यूज काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी फ्यूज जो सर्किट में कनेक्टेड होता है वो मेल्ट कर जाता है या ब्लो अप कर जाता है, जल जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और ये सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है, जिसके कारण करंट का फ्लो रुक जाता है। इस प्रकार से हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो घर में दौड़ रहा होता है वो सेफ हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ये एक्सेस करंट कहाँ से आता है, ये एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट कहाँ से जाता है अचानक से, जबकि लिमिटेड सप्लाई है। तो आप देखेंगे इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है शॉर्ट सर्किट और दूसरा रीजन है ओवरलोडिंग। हम लोग शॉर्ट सर्किट को देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब 2 वायर एक दूसरे को टच कर देता है, मतलब 2 वायर ठंडा गर्म एक दूसरे को टच कर देता है, तब शॉर्ट सर्किट का केस जनरेट होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यह शॉर्ट सर्किट तब होता है जब इंसुलेशन कवरिंग भी कभी कभार वायर का डैमेज हो जाता है। इंसुलेशन कवरिंग मतलब वायर के ऊपर में जो प्लास्टिक का कवर होता है, वो कवर किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जब वह 2 वायर आपस में सट जाता है तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, यहाँ से एक्सेस सप्लाई जो है करंट का स्टार्ट हो जाता है। अब आगे आप क्या देखेंगे कि अभी के बदलते दौर में एमसीबी के भी यूज को आप समझेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवरलोडिंग ऑफ ए सर्किट हैपेंस व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम पावर सप्लाइंग पॉइंट। मतलब पहला तो शॉर्ट सर्किट हम लोग समझ लिए, दूसरा ओवरलोडिंग को समझ रहे हैं कि ओवरलोडिंग कब होता है। ओवरलोडिंग तब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ओवरलोड मतलब जब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसी पॉइंट से कनेक्टेड हो जाता है,
तब ओवरलोडिंग का केस होता है। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर आप इफ़ वी कनेक्ट टेलीविजन सेट एन इलेक्ट्रिक आयरन एंड ए रेफ्रिजरेटर टू ए सिंगल पॉइंट प्लग पॉइंट, मतलब एक ही प्लग पॉइंट से आप एक टीवी को भी कनेक्ट कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट कर देते हैं, एक रेफ्रिजरेटर को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इट विल हीट अप एंड डैमेज द इलेक्ट्रिक प्लग ड्यू टू ओवरलोडिंग। तब यह गर्म हो जाएगा और वह इलेक्ट्रिक प्लग जो है आपका डैमेज हो जाएगा, इसलिए ओवरलोडिंग से बचना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि एमसीबी क्या है। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसके कंस्ट्रक्शन को पूछा जाता है, वर्किंग को पूछा जाता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कह रहा है यह प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। यह भी वही फ्यूज की तरह काम करता है, यह हमें हमारे सर्किट को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाता है। यह स्विच की तरह दिखता है और फ्यूज की तरह काम करता है। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट हैविंग एमसीबी एक्सीड द स्पेसिफिक लिमिट द एमसीबी मूव्स डाउन। जब जो बिजली की सप्लाई होती है किसी भी सर्किट से एमसीबी से होकर के वह एक्सेसिव होने लगती है, तब यह डाउन हो जाता है, इसका जो स्विच है वो डाउन हो जाता है और सर्किट ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। एन एमसीबी कैन इजीली बी रीसेट बाय पुशिंग इट स्विच अप टू ए रीस्टोर ऑपरेशन। मतलब अब इसमें यही सुविधा है कि इसको आप फिर से जाकर के पुश करके अप कर दीजिएगा तो आपका सर्किट अगेन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन फ्यूज वायर में ये दिक्कत था कि फ्यूज वायर में उसको आपको मैनुअली रिप्लेस करना पड़ता था, आपको इलेक्ट्रीशियन को कॉल करना पड़ता था। लेकिन एमसीबी में ये सिस्टम आसान हो गया है, मैनुअली आप आसानी पूर्वक खुद से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूज वायर को एमसीबी के जरिए रिप्लेस किया जा रहा है, लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ये यूज करना ज़्यादा सरल है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि मैग्नेटिज्म के बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, और मैग्नेट के बारे में हर कुछ जान चुके हैं। हम लोग ये जान चुके हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हम लोग ये भी जानते हैं कि अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं सेम पोल रिपेल करते हैं एक दूसरे को। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल वेरियस शेप में आते हैं, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट आदि आदि। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट का यूज हम लोग मैग्नेटिक कंपास को बनाने में करते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं, आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इट इज़ ए नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट, जो उसको हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने में भी। किसका यूज करते हैं नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट के रूप में? मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। मैग्नेटिक कंपास के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसलिए इस क्लास में पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि द वी कैन से दैट करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मतलब जब किसी भी वायर से करंट को पास कराया जाता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि जब किसी भी वायर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, वह वायर बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह। इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले किसके द्वारा अध्ययन किया गया, तो हैंस क्रिस्टियन अर्स्टेड के द्वारा किया गया था। उन्हीं ने शो किया था कि दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू सेपरेट फिनोमेना। In fact, electricity and magnetism are related to each other and are now together referred as electromagnetism. इन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को अगर हम लोग टुगेदरली एक साथ देखते हैं तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, कि वैसा मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जनरेट होता है। कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हम लोग मैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे कि ए मैग्नेट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब किसी भी वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तब जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। आगे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्पोररी मैग्नेट हैं। क्यों टेम्पोररी मैग्नेट है? क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उस वायर से, तभी तक वह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जिस समय हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन को कट कर देंगे, वो नॉर्मल वायर हो जाएगा। तो कोई भी वायर तभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक उससे हम लोग करंट को पास कराते हैं। दैट इज दे लूज देयर मैग्नेटिज्म द मोमेंट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द वायर। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी भी वायर से, उसके स्ट्रेंथ को, उसके ताकत को, उसकी मजबूती को आप किस तरह से जान सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि जितना मात्रा में आप करंट को फ्लो कराइएगा उतना ही स्ट्रेंथ होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर आप फ्लो ऑफ करंट को बढ़ा देते हैं तो
उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर आप उसके फ्लो को कम कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फोर्स घट जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड बाय अप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर ताकतवर मैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो आप ज़्यादा अमाउंट में करंट को पास कराएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ही कॉमन है इन दिनों, क्योंकि इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। कुछ इस्तेमाल बतलाया गया है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे लाउड स्पीकर, टेलीविजन, फैन, टेलीफोन आदि आदि में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होता है जिसको यूज किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से? गार्बेज से। जो हेवी हेवी इलेक्ट्रिकल आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है हेवी कार्गो को उठाने के लिए, कंटेनर्स को उठाने के लिए। आगे आप देखेंगे हॉर्स शू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाने में। आगे आप देखेंगे कि डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक डिवाइसेस का, टू टेक आउट ए स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम आईज, नोज और ईयर्स। आँख से, ये सब में से छोटे छोटे आयरन के नेल अगर गिर गए या डस्ट गिर गया तो उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डोरबेल। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में तो आप कमेंट करें, फिर हम इलेक्ट्रिक डोरबेल आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।